क्या आपको आपके डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बताया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मयंक दराल, एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, और आज मैं बताने वाला हूं डिस्कवरी ऑफ योर नी पेन से लेके नी रिप्लेसमेंट की रिकवरी तक। अब आप डॉक्टर के पास गए हैं तो कैसे डायग्नोसिस होगा, डॉक्टर आपको क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाएगा जिससे आपको निर्णय लेने में सहायता होगी कि आपको नी रिप्लेसमेंट की सच में ज़रूरत है या नहीं है। सबसे पहला तो दोस्तों आपका गेट मतलब आपकी चाल। आपने अक्सर देखा होगा हमारे माता पिता या बुज़ुर्ग जितने भी समाज में हैं, कई बार वो टेढ़े होके चलते हैं या उनके घुटनों में कोई टेढ़ापन आ गया है, तो इसे डिफ़ॉर्मिटी कहते हैं या विजिबल डिफ़ॉर्मिटी कहते हैं। इसका मतलब इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा पीड़ा है जो वो आपसे छुपा रहे हैं और वो उसको टॉलरेट कर करके अपना लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। तो विजिबल डिफ़ॉर्मिटी होना सबसे बड़ा आपका इंडिकेशन है, जो आपका डॉक्टर आपको देख के बताएगा कि भैया आपकी तो चाल बिगड़ गई है, इसका मतलब आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत है। फिर आता है एक्सरे करवाना। एक्सरे मतलब एक्सरे इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें पता चलेगा कि भैया अगर घुटने में है तो घुटने में एक्सरे करवाया जाए। और एक्सरे में फिर जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने अपने मेडिकल कॉलेज में सीखी है, उसके बेसिस पे हम पता करेंगे कि इसमें नी रिप्लेसमेंट की इंडिकेशन है, ज़रूरत है या नहीं है, एक्सरे की क्लासिफिकेशन के ऊपर जो हम लोगों ने सीखी। अब कई बार एज कम होने की वजह से या फिर हमें लगता है कि एक्सरे बिल्कुल ठीक है, फिर दर्द इतना ज़्यादा क्यों है, तो सेकेंड लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आती है। सेकेंड लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि एमआरआई कराया जाए, क्योंकि अगर एज कम है और पेन बहुत ज़्यादा है तो हमें आपके लिगामेंट्स या मेनिस्कस को देखना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें एमआरआई की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आपकी एज भी ज़्यादा है और पेन जो है अनटॉलरेबल है, तो उसमें भी ये देखने के लिए कि अगर उसमें नी रिप्लेसमेंट की इंडिकेशन नहीं बन रही है एक्सरे में और एज ज़्यादा है, तो भी एमआरआई कराया जाए। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि एज ज़्यादा होती है और एक्सरे में नीज़ बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी हम एमआरआई करवाते हैं ये देखने के लिए कि इसमें क्या पता कोई लिगामेंट या मेनिस्कस इंजरी तो नहीं है जो घुटने में इतना पेन कॉज कर रही है। क्योंकि अगर घुटने में मेनिस्कस इंजरी होगी तो आपके जैसे जूते में कोई कंकर होता है, वो अगर पड़ा पड़ा घूम रहा है तो वो आपके पैर को काटता है। उसी प्रकार से अगर आपके घुटने में मेनिस्कस फट के गिरा हुआ है तो वो आपके घुटने को ख़त्म कर रहा होगा। तो इसीलिए एमआरआई की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आपकी और बेटर डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करता है कि क्या प्रोसीजर के साथ हमें जाना चाहिए। और अगर हाँ एक्सरे और एमआरआई बेसिस पे हमने निर्धारित कर लिया है कि हाँ नी रिप्लेसमेंट ही होगा, तब आते हैं आपके प्री एनेस्थेटिक चेकअप। अब आप कहेंगे भैया एक्सरे और एमआरआई ही तो चाहिए नी रिप्लेसमेंट करवाने के लिए, अब ये प्री एनेस्थेटिक चेकअप क्या होते हैं? दोस्तों, जैसे एक फ़्लाइट टेक ऑफ करती है और हमें फ़्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सारी चीज़ फ्यूल, इंजन या जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हैं, ताकि मिड एयर कोई आपदा या विपदा ना आए और फ्लाइट सक्सेसफुली लैंड करे। उसी प्रकार से जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे, ताकि जब हम आपके नी रिप्लेसमेंट कर रहे होंगे या सर्जरी कर रहे होंगे, ऐसा ना हो कि कोई और पैरामीटर आपका प्रॉब्लम दे। तो इसीलिए हमें ये मेक श्योर करना है कि आप ऑपरेशन के लिए पूर्ण तरीके से फिट हैं, क्योंकि कई लोगों में कोई शुगर, बीपी, हार्ट, कार्डियक कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है और उस हिसाब से हमें उसे मैनेज करना आना चाहिए। तो इसीलिए प्री एनेस्थेटिक चेकअप, उसमें आपकी बॉडी की कंप्लीट रूटीन इन्वेस्टिगेशंस, ईसीजी, 2D इको और वायरल मार्कर्स जैसे HbSAg, HCV, HIV और एक्सरे चेस्ट, ये सारी हमें करवानी चाहिए। और उसके बाद एनेस्थेटिस्ट जब आपको फिट कर देता है कि हाँ, मतलब जैसे ट्रेन को एक हम हरी झंडी दे देते हैं कि ये ट्रेन चलने के लिए तैयार है, उसी प्रकार से ये पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के लिए तैयार है, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। और उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे ही हम अपना प्लान बनाते हैं। क्योंकि कई बार अगर सपोज़ करिए एक पेशेंट मैंने जो करे इलाहाबाद से आए थे, उनका HB केवल 10 था, तो मुझे पता था कि अगर मैं दोनों नी रिप्लेसमेंट करूंगा तो मुझे ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने बैक हैंड में उनका ब्लड अरेंज करके रखा। और अगर किसी पेशेंट को कोई भी ऐसी कंडीशन होती है तो हमें प्रिपेयर करने में हेल्पफुल होता है। अब जो मैं बात बताने वाला हूँ वो बहुत ही कम सर्जन्स आपको बताएंगे। दोस्तों, चलो ऑपरेशन की डेट आपको दे दी, ये डिसाइड हो गया ऑपरेशन करना है, परंतु अच्छे रिजल्ट्स केवल सर्जन पे या मेरे जैसे सर्जन्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर अच्छी सक्सेसफुल फ्लाइट हमें यहाँ से अमेरिका तक जानी है तो उसके लिए क्या अच्छा पायलट, अच्छा प्लेन, इसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट है?
उसकी रिक्वायरमेंट है अच्छे पैसेंजर्स भी होना। और इस इलाज में, आपकी सक्सेसफुल नी रिप्लेसमेंट की जर्नी में, आप और मैं दोनों एक को पार्टनर्स हैं आपकी हीलिंग के लिए। तो इसमें उतना ही रोल आपका रहेगा जितना मेरा रोल रहेगा। अगर मैं बेस्ट से बेस्ट सर्जरी कर दूंगा और अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स विल बी पुअर। अगर मैं थोड़ी सी सर्जरी इतनी भी डिलीवर नहीं कर पाया, परंतु आप एक बहुत अच्छे कोऑपरेटिव पेशेंट बने और सारे इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करे, तो भी आपकी नी रिप्लेसमेंट बहुत सक्सेसफुल होगी। अब आप कहेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, रिहैब तो सबने सुना होगा, परंतु प्रीहैब क्या होता है? प्रीहैब मतलब सर्जरी से पहले आपको अपनी एक्सरसाइजेस करनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो स्ट्रॉन्ग क्वाड्रिसेप या हैमस्ट्रिंग्स मसल्स होंगी वो आपको चलने में मदद करेंगी। और ऑपरेशन के बाद कहीं ऐसा ना हो क्योंकि आपने बहुत टाइम से एक्सरसाइज नहीं करी हो, वो वीक हो और आपकी रिकवरी लेट हो। तो बेटर रिकवरी के लिए अगर मैं अपने जितने भी पेशेंट्स की नी रिप्लेसमेंट कर रहा होता हूँ तो उन्हें मैं एक्सरसाइज करवाने के लिए या करने के लिए ज़रूर कहता हूँ, ताकि मैं 100% बेस्ट रिजल्ट दे सकूँ। और इसी वजह से मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं सारे के सारे सक्सेसफुल हुए हैं। अब आता है चौथे स्टेज का बी पार्ट, मतलब डे ऑफ सर्जरी। अगर मैंने आपका डायग्नोसिस बना दिया है, अगर मैंने आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए मना लिया है, अब आता है फैसला कि आपकी नी रिप्लेसमेंट अगर होनी है तो आपका भर्ती कब होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर एनेस्थेटिस्ट ने आपको फिटनेस दे दी है तो दो तरीके के एडमिशन के तरीके होते हैं। एक तो एक रात पहले भर्ती होते हैं पेशेंट। अगर मेरे पास कोई मरीज़ इलाहाबाद से आ रहा होता है, कानपुर से आ रहा होता है, या डाउन साउथ से कितने आते हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, पिछले महीने बांग्लादेश से आए हैं, तो जब ये लोग ऑलरेडी, क्योंकि प्री एनेस्थेटिक चेकअप हम करवा लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन दिखवा लेते हैं, तो उन्हें डेट देते हैं। तो वो डेट देने के बाद वो मेक श्योर करते हैं एक रात पहले आ जाएं तो स्टे कर लें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर कल ऑपरेशन है तो सुबह सुबह भागते भागते आएँ और उसमें 100 चीज़ें जो हैं सही और 100 चीज़ें गलत होने के चांसेस होते हैं। दोनों पेशेंट और डॉक्टर भी हड़बड़ी में रहे। तो दो तरीके होते हैं, आपको अपने सर्जन के साथ वर्क करना चाहिए। आमतौर पे अगर आउट स्टेशन पेशेंट्स होते हैं मेरे, और मैं मेक श्योर करता हूँ कि एक रात पहले कम से कम आ जाएँ। परंतु अगर उसमें भी उनको रहता है कि नहीं, कुछ लोगों को हॉस्पिटल में स्टे करने से एंग्जाइटी होती है, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं उनको अर्ली मॉर्निंग बुला लूँ और फिर 2-3 घंटे के बाद उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके ऑपरेशन कर दिया जाए, ताकि सब चीज़ सेटल हो जाए। तो डे ऑफ एडमिशन या तो एक रात या एक दिन पहले हो सकता है, ताकि वी कैन गो थ्रू ऑल द थिंग्स अगेन और सारी चेकलिस्ट पूरी कर लें और वी कैन बी श्योर, और मरीज़ को भी हम एंशियस ना करें और उसको भी काम करें, बिकॉज अगर मरीज़ काम रहेगा तो हम अच्छे रिजल्ट डिलीवर कर पाएंगे। अब स्टेज है 5वां, डे ऑफ सर्जरी। दोस्तों, डे ऑफ सर्जरी से पहले की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? दोस्तों, कम से कम 6 घंटे का NPO, मतलब नील पर ओरल, मतलब कि आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो आप कहेंगे पी तो सकते हैं? नहीं दोस्तों, नहीं आपको कुछ खाना है ना कुछ पीना है। हाँ, केवल एक ही चीज़ आप खा सकते हैं, वो है हवा। क्योंकि अगर आप कुछ ना कुछ खा लेंगे तो जब हम आपको बेहोश करेंगे तो शरीर में से अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो निकलने के चांसेस रहते हैं और वो आप एस्पिरेट करने के चांसेस रहते हैं, जिससे आपकी जान को खतरा बनता है। तो इसीलिए जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि आपने कम से कम 6 घंटे की फास्टिंग, मतलब 6 घंटे पहले से कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है। तो मेरे जो पेशेंट आए थे अभी कानपुर से, उनको मैंने यही कहा था कि अगर वो अगले दिन सर्जरी और ओवरनाइट ट्रैवल कर रहे थे तो वो कुछ भी ना खाएं। तो वो ट्रेन में केवल हवा खा के आए और जैसे ही वो सुबह आए 2 घंटे में, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हमने कर रखी थी, तो हमने उनको ऑपरेट करा और वो आज 1 महीने के बाद कंप्लीटली सक्सेसफुल हैं और 100% बेटर है। एक चीज़ और जिसका आपके अच्छे रिजल्ट्स में फ़र्क पड़ेगा वो है अ गुड हाइजीन। दोस्तों, अगर आज मेरी सर्जरी है और घुटने की सर्जरी है तो मैं चाहूँगा कि जो मरीज़ है कम से कम अपनी पर्सनल हाइजीन, मतलब ग्रॉइन एरिया, जो निजी एरिया है, निजी अंग हैं, उनकी साफ़ सफाई करके रखे, क्योंकि कई बार जो कंटामिनेशन है ऊपर से इम्प्रॉपर नीट एंड क्लीन रहने की वजह से वो घुटने तक ट्रैवल कर सकता है। दूसरा, नेल्स का मैं बहुत श्योर रहता हूँ कि नेल्स जो हैं वो कटे हुए हैं, क्योंकि अभी मैं जब एक नी रिप्लेसमेंट कर रहा था तो मेरे मरीज़ के जो नाखून हैं कुछ इतने बड़े थे
और मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो ये एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बने और मरीज़ के घुटनों के ऊपर मैं इतनी मेहनत लगा रहा हूँ कि उनको इन्फेक्ट ना कर दे। तो मेक श्योर करना है आपको ग्रॉइन एरिया के साथ साथ आपके नाखून भी सारे कटे हों और वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना हो। और सर्जरी से पहले एक चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, वो जो आपकी साइट, लोकल साइट है, वो वॉश करी हुई होनी चाहिए। हालांकि मैं अपने अस्पताल में मेक श्योर करता हूँ ऑपरेशन से पहले कि हमारी सिस्टर्स वगैरह आपके जो घुटने वगैरह इनको क्लीन करवा दें, परंतु आपको भी पर्सनली मेक श्योर करना है कि आपने अपनी लास्ट बात ले रखी हो जिसमें आपने अच्छे से अपनी लोकल साइट को क्लीन करा होगा।